हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है डीएलएड के इस यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग डीएलएड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं, जिसमें हमने 15 एमसीक्यू लिया है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिक्स सवाल है, तो ध्यान रहे आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बताना है। तो आप सभी लोग इस वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, पूरे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, जो बच्चे हमारे साथ चैनल पे नए हैं पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ मेरे भाई हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कार लर्निंग पे मिल जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है। संस्कार लर्निंग का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा तो आ जाएगा और आप वहां पे ज्वाइन कर लो। प्रत्येक यूट्यूब का क्लास का पीडीएफ वहां पे दे दिया जाता है, ताकि आपको नोट्स बनाने में सहूलियत हो, चाहे वो थ्योरी का हो चाहे वो आपका एमसीक्यू का हो, ठीक है। तो आप सब लोग टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएंगे। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं टेलीग्राम चैनल, ओके। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई आज का पहला सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से नवग्रह कौन सा समास है। हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, कहता है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो ध्यान रहे मेरे भाई, मैं भी आपको प्रत्येक सेशन का एक एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा, हर एक चैप्टर का वीडियो लाऊंगा। बस अभी तो खैर मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, ताकि आप लोग मॉक टेस्ट भी करते रहो, थ्योरी का सेशंस भी देखते रहो, है ना। कोशिश है कि पूरी थ्योरी का वीडियो हमारे इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा हमारे द्वारा हिंदी। बाकी भी साल सर तो आपको हिंदी पढ़ा ही रहे हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। दोनों सर हिंदी पढ़ाएंगे, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, हिंदी भी पढ़ाऊंगा, जीके भी पढ़ाऊंगा, हर एक चीज में पढ़ा दूंगा। चलिए भाई, तो इसका आंसर याद रखेंगे भाई, है ना। नवग्रह है, तो इस चीज को समास पहचानने का आप लोग को रूल पता होगा। समास कैसे पहचाना जाता है, तो देखो भाई आगे में क्या है, नव। नव क्या होता है, संख्या दर्शा रहा है, 9 ग्रह। नवग्रह मतलब 9 ग्रह। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्विगु समास, है ना। द्विगु समास, द्विगु समास का डेफिनेशन ही कहता है भाई कि जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नवग्रह कहते हैं। तो हर एक समास का आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन और अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, ठीक है। बाकी द्वंद्व समास के बारे में बता दूं तो द्वंद्व समास क्या कहता है, जिसका प्रथम पद और उत्तर पद या फिर अंतिम पद दोनों ही पद प्रधान हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। बहुब्रीहि समास में कहता है ना ही अंतिम पद और ना ही प्रथम पद, इन दोनों में से किसी की भी प्रधानता नहीं होती, लेकिन महत्व रहता है। इसमें जो प्रधानता होती है वह अन्य, है ना, वह क्या होता है, अन्य पद की। अन्य पद का मतलब इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, नीलकंठ, है ना। नीलकंठ अर्थात भगवान शिव। तो नील और कंठ में कोई भी प्रधान नहीं है, लेकिन अर्थात भगवान शिव, तो ये जो अर्थात भगवान शिव जो आए इसकी प्रधानता यहाँ पे बहुब्रीहि में दी जाती है। तो इस बात को समझिए, ठीक है। तत्पुरुष समास का एग्जैक्ट मैं बताऊं, तत्पुरुष समास को थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको अगर समास देगा तो समास का विग्रह करने आना पड़ेगा। तो अगर आप समास को विग्रह करेंगे तो सही जगह पे विग्रह करना होगा, सही लोकेशन पे विग्रह करना होगा, तब जाकर के आप सही समास को चुनेंगे। फिलहाल अभी तो इस तरह के सवाल है तो आपसे बन जाएंगे। चलिए हाँ भाई, दूसरा नंबर सवाल हम लोग करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे है, आप लोग एक बार ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है निम्नलिखित में से आजन्म में कौन सा समास है मेरे भाई, है ना। ऑप्शन यहां पे ध्यान देंगे, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। हाँ जी, मैं पार्ट बाय पार्ट एकदम ला दूंगा, समास 2 पार्ट में मैं कंप्लीट करूंगा पूरा, ठीक है। तो ध्यान रहे हर एक वीडियो को, चैनल को ध्यान से देखना, हर एक वीडियो आए उसको देखना है मेरे भाई। तो चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ जन्म में यहाँ पे आ जुड़ गया है। आ हमारा क्या है, एक अव्यय शब्द है, इसीलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ध्यान रहे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहेगा, सु, सु, कु, ये सब, भर पेट, ये सब क्या है, भर पेट, ये सब क्या है आपका अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन क्या है, ये सब आपका अव्ययी भाव समास है। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे प्रतिदिन हो गया, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं।
अगला सवाल ये देखिए, अगला सवाल और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग देख सकते हैं, आंशिक शब्द फिल इन द ब्लैंक्स है। आंशिक शब्द कैसा है भाई? देखो आपके एग्जाम में इस तरह के भी सवाल रहेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। जल्दी से फटाफट हर एक विद्यार्थी बताएगा, एक बार दबा के लाइक दबा के शेयर करेगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखेंगे, आंशिक। आंशिक क्या है मेरे भाई? आंशिक एक विशेषण है और यह विशेषण जो है वह अंश का विशेषण है। अंश का मतलब होता है भाग, है ना, और उसी का विशेषण क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। अंश क्या है हमारा, यहां पे संज्ञा हो जाएगा ना, अंश एग्जैक्ट हर एक संज्ञा हो जाएगा, और अंश का क्या होगा यहाँ पे, आंशिक विशेषण कहलाता है। इतना तो आपको ध्यान रखना होगा, वह उसका भाग है। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी लोग चौथा को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा नंबर सवाल कहता है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक किस रस का अस्थाई भाव है? ऑप्शन आप सभी के बीच में है, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस या फिर श्रृंगार रस। कमेंट में हर एक विद्यार्थी बताएंगे जल्दी जल्दी से एक बार। चलो भाई एक बार सभी विद्यार्थी बताएंगे, ठीक है। यहां पे हर एक विद्यार्थी का यहां पे कमेंट आता है मेरे भाई, ठीक है, तो सभी लोग बताते चलेंगे। चलो तो यहां पे ध्यान दीजिए, करुण रस, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, करुण रस। सर करुण रस ही क्यों होगा? देखिए भाई अस्थाई भाव आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जब भी आप पढ़िएगा, है ना, रस, तो उसके अंदर अस्थाई भाव से सवाल बनते ही बनते हैं। जैसे आपसे पूछा गया शोक, शोक मतलब क्या होता है? जब कोई मरता है तब शोक होता है, या कोई चीज गम में डूब जाते है, वो गम का मतलब ही होता है शोक। कोई छोड़ करके चली गई आपको, वो शोक हो गया ना। उसी तरीके से यहाँ पे शोक का मतलब होता है जब आदमी कुछ अपने माइंड से बाहर हो, अपनी सोचने की क्षमता को थोड़े देर के लिए खो बैठता हो, इमोशन में आ जाता हो, उस तरीके को हम लोग शोक कहते हैं, और यह करुण रस के अंतर्गत आता है। अगर मैं रौद्र रस की बात करूं, रौद्र मतलब रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध। यह भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भाई, ठीक है। भयानक मतलब भय, ठीक है। अगर मैं श्रृंगार रस की बात करूं तो श्रृंगार रस का होता है रति। इस चीज को आप सब लोग ध्यान रखेंगे मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सवाल पूछा गया हुआ है एसएससी जीडी में, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, है ना। छंद वाला चीज आपको पढ़ना होगा। हिंदी का हर एक सिलेबस मैं आपको दूंगा, यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे सिलेबस आपको दूंगा मेरे भाई। तो हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं हैं? 30, 28, 24, 26। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे ये सब याद रहेगा आपको, हर एक चीज याद रहेगा, ठीक है। बस पेशेंस बनाए रखिए। अभी विद्यार्थियों का ट्रैफिक आने वाला है सर, जबरदस्त हमारे चैनल पे, और जबरदस्त तरीके से हर एक टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आपका एक टाइम लिमिट किया जाएगा कि इस टाइम में आपको थ्योरी की क्लासेस मिलेगी और इस टाइम में आपको एमसीक्यू की क्लासेस मिलेगी। तो एक 2 टाइम रहेंगी जिसमें थ्योरी भी पढ़ना है और आपको एमसीक्यू यानी मॉक टेस्ट भी लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर टाइम को आपको बचाना है तो मॉक टेस्ट लगाना है। चलो ठीक है, तो ध्यान रहे दोस्तों, जो इसका आंसर होगा कितना होगा मेरे भाई, हाँ जी, चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा, सबको पता है। चलिए अगर पता है ठीक है, नहीं पता है तो याद रखना। ये देखिए अगला सवाल, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते क्योंकि बहुत इजी सवाल है, तो आपके एग्जाम में इजी ही आते हैं। विनायक शब्द का पर्यायवाची है, क्योंकि आपके एग्जाम में साफ साफ लिखा हुआ है मेरे भाई कि 10वां लेवल का आपका सवाल पूछा जाएगा, तो 10वां लेवल में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर वो सवाल आपके एग्जाम में जो पूछा जाए वह सवाल हमारे द्वारा पढ़ाया जाए, है ना। मेरी तरफ से पूरी संभावना रहेगी, तो ध्यान रहे आप लोग पढ़िए बढ़िया से मन लगा के, बाकी सिलेक्शन की गारंटी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए भाई ध्यान रहे मेरे भाई, विनायक का मतलब होता है गणेश, है ना, गणेश, ठीक है। एक दंत, दया दंत, है ना, भुजाधारी, 4 भुजाधारी कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो भाई
बाकी शंकर को जानते ही है, महादेव, है ना, वज्र, इंद्र भगवान को क्या कहते हैं, वज्र। ये देखो भाई एक श्लोक है, इस श्लोक को पढ़िएगा और क्या कहा जा रहा है इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस तन का दीवा करो बाती मिलो जीव, इस तन का दीवा करो बाती मिलो जीव, लोही सींचो तेल जयो तब मुख देखो पीव। प्रस्तुत उदाहरण किस छंद का है मेरे भाई, देखो चौपाई, रोला, दोहा, गीतिका। अब आपको बताना है इसमें कि कौन सा आंसर होगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आंसर बता रहे हो। तो यह क्या है, एक प्रकार का दोहा है। क्या है, यह एक प्रकार का दोहा है जो कि किसका है, कबीर साहब का दोहा है। यह किसका दोहा है, तो यह कबीर साहब का दोहा। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसको जरा आप लोग ध्यान दो, ठीक है। इस अर्थ को समझते हैं। इस तन का दीवा करो, इस तन का दीवा करो मतलब इस शरीर को दीपक बना लो। इस तन का दीवा करो मतलब इस शरीर को दीपक बना लो। बाती में लो जीव, है ना, यानी कि जो हमारे शरीर में प्राण है ना, वो बाती के समान डाल दो, ठीक है। बाती में लो जीव, लोही सींचो तेल, यानी जो रक्त है ना, रक्त है ना, रक्त से तेल की तरह सींचू और तब देखूं पीव। तो यहां पे इसका जो अर्थ हो जाएगा, इस तरह दीपक जलाकर मैंने प्रिय मुख का दर्शन कब कर पाऊंगा, है ना, यही चीज लिखा हुआ है। भाई देखो हिंदी का भी मतलब होता है ना, बहुत छोटे छोटे लाइन रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत ज्यादा था। एक सारांश में मैं लिख देना चाहता हूं, इस शरीर को दीपक बना लूं, उसमें प्राण की बत्ती डालूं और रक्त से तेल की तरह सीऊं और इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय के मुख का दर्शन कब कर पाऊं। ये इस लाइन का अर्थ है भाई, जो कि कबीर साहब के द्वारा लिखा गया। कबीर जी आपको पता है कि दोहा ही लिखते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, निम्न में से किस में व्यंजन संधि है। आप लोग को व्यंजन संधि पढ़ाया गया हमारे इस YouTube चैनल पे। ऑप्शन नंबर ए है यशोदा, उन्नति, सदैव, महर्षि। जल्दी जल्दी से हर एक विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाँ जी, एक बार जल्दी जल्दी से हर एक विद्यार्थी बताएंगे, निम्नलिखित में से किस में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि याद है, व्यंजन संधि याद है मेरे भाई, हाँ याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आज के बाद से याद रखिएगा, ठीक है। व्यंजन संधि का बहुत सारा रूल है, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है उसको विग्रह करने के बाद हलंत आना। इस चीज को कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप विग्रह करोगे, सबसे पहले ये दोनों जो है, हमको जहां तक पता है, ये महाजोर ऋषि है ना, आजोर री यानी गुण संधि, और ये आपका सदैव, यानी मोटा मोटी कहा जाए तो ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है। याद रहेगा, स्वर संधि का उदाहरण। ये सब फेमस उदाहरण है मेरे भाई, ठीक है। तो कभी कभी आप कोशिश करो कि इसको यशोदा, यश जोरदा, है ना, तो ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है, या फिर यशोदा का विग्रह क्या होगा। यहाँ पे देखोगे यह आपका उत्त जोर नति होगा, जो कि इज द करेक्ट आंसर होगा। उन्नति यानी कि ये हमारा व्यंजन संधि, और मैंने आपको बताया है विग्रह करोगे तो आपका क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। कुछ चीजें आप लोग अभी नहीं समझ में आएगी, बहुत सारे बच्चे को ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी, सर डायरेक्ट आप कर दे रहे हो भाई, इसलिए मैं कर पा रहा हूं कि मैंने इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो मैंने पढ़ा है ना। इसका पूरा रूल जाना है, त का रूल जाना है, थ का रूल जाना है, म का रूल जाना है, न वाला रूल जाना है। व्यंजन संधि के अंदर रूल है सर, उसको पढ़ना है। स्वर संधि में भी 5 प्रकार है, उसको पढ़ना, 5 प्रकार में से भी सवाल आते हैं, और विसर्ग संधि के भी रूल हैं। तो वो सारी चीजें आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए। हिंदी से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो हिंदी तो मैं बेस्ट कर दूंगा सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है, दादी तुम्हें मेरे बचपन की मनपसंद कहानी सुनाएगी, मेरे खानकित पदबंध को पहचानिए। कौन सा पदबंध है, यानी कि मेरे बचपन की मनपसंद कहानी सुनाएगी। मेरे बचपन की मनपसंद कहानी वो क्या है मेरे भाई, संज्ञाबद्ध पद है, या क्रिया विशेषण पद है, या फिर अव्ययबंध पद है, या फिर क्रिया पदबंध है। जल्दी से बताइए आप सभी लोग। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए एकदम फटाफट, एक बार दबा कर लाइक शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, दादी तुम्हें मेरे बचपन की मनपसंद कहानी सुनाएंगे। तो अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बात को पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि सर दादी काम करेगी। क्या काम करेगी, काम करेगी क्रिया है,
लेकिन क्या काम करेगी भाई, काम के बारे में बताया हुआ है कि वो मनपसंद कहानी सुनाएगी। ठीक है, अब किसी की भी कहानी हो तो भाई यहां पर से तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि यह क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया काम यानी दादी क्या कर रही है, काम कर रही है, किस चीज का, कहानी सुनाना। और लेकिन यहाँ पे क्या, मनपसंद है ना, मनपसंद, इसमें आपका विशेषण भी है। जहां पे क्रिया की विशेषता बताता हो, है ना, कहानी की विशेषता बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर याद रखेंगे। ठीक है, क्रिया विशेषण। जहां पे क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। इस बात को क्लियर रखिए। ठीक है, तो दादी तुम्हें मेरे बचपन की मनपसंद कहानी सुनाएगी, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। कहानी की विशेषता बताया जा रहा है ना, कहानी क्या है, काम हो रहा है कहानी। देखो भाई अगला मुहावरा वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 नंबर सवाल कहता है लहू पसीना एक करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत परिश्रम करना, रिश्वत लेना, मुंह टेढ़ा करना, मुंह टेढ़ा होना या धाक जमाना। हाँ भाई, लहू पसीना एक करना, है ना, कहा जाता है ना, रक्त और पानी एक करना, इस तरीके से भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो लहू पसीना एक करना मतलब मेरे दोस्त इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बहुत परिश्रम करना, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज्यादा परिश्रम करना। चलिए अब अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है हाथ कंगन को आरसी किया, हाथ कंगन को आरसी किया, इसका अर्थ पूछा जा रहा है बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को आभूषणों की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, है ना। तो अब आप लोग को बताना है, कह रहा है हाथ कंगन को आरसी किया। तो बहुत सारे बच्चे मालूम है क्या कर देंगे, हाथ कंगन को आरसी किया यानी कि हाथ में कंगन के बारे में बात कर रहा है। भाई एकरा में लिखा हुआ है सुंदर महिला को आभूषणों की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टिक करके आएगा, जो कि गलत है मेरे भाई। ये अर्थ पूछ रहा है ना, यानी लोकोक्ति होगा या फिर मुहावरा होगा, तो मेरे ख्याल से ये लोकोक्ति है। ठीक है, याद रखिए ये लोकोक्ति है। तो चलो इसका आंसर देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, हाथ कंगन को आरसी किया यानी कि दोस्तों प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। ध्यान दे लो, रिलेट करो, हाथ कंगन को आरसी किया, हाथ में कंगन है, सबको दिख रहा है मेरे भाई, तो उसको हमको बताना क्या है कि देखो मेरे हाथ में कंगन है, दिख रहा है ना। तो वही बात है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मान लो कहीं रोड पे एक्सीडेंट होता है, ठीक है, रोड पे एक्सीडेंट होता है, ठीक है, मान लिया जाए रोड पे एक्सीडेंट हुआ, मुजरिम वहीं पे है, पुलिस भी वहीं पे है, जिसको गिरफ्तार करना है वहीं पे है, ठीक है। तो अब पुलिस ने देख लिया तो उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है, वो तो जान रहा है कि भाई इसी ने एक्सीडेंट किया, डायरेक्ट उसको धरेगा, है ना। तो यहां पे वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़िए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 यानी कि 12 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हाँ, यहाँ पे कहता है यहाँ संपूर्ण धर्म के अनुयायी देश में निवासी है। दूसरा है उसको आजादी मांगता है, भारत एक जनतांत्रिक देश है, उसे देशभक्ति का गहरा प्रेम है। अब देखिए अब इसमें से कौन सा वर्ड के साथ साथ इकारांत उकारांत मतलब कि सब चीज देखिए, ठीक है, साथ में वर्ड का महत्व भी देखिए, वर्ड का शुद्धता का भी जांच करिए। आप सभी लोग अगर शुद्ध वर्ड देख रहे हो तो साथ में आपको पहली बात तो आपको ये सब ई उ ये सब ध्यान देना होगा। दूसरी बात ये वर्ड का क्या अर्थ निकल रहा है उसको ध्यान देना होगा, किसका सबसे ज्यादा अच्छा अर्थ निकल रहा है उसी को आप ज्यादा टिक करके आना। मेरा कहने का मतलब ये है, इस बात को आप लोग क्लियर समझ रहे हो। तो चलो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ संपूर्ण धर्म के अनुयायी देश में निवासी हैं, यहाँ संपूर्ण धर्म के यानी कि सभी धर्म के जो लोग हैं वह इस देश में निवासी हैं, मतलब निवास करते हैं। तो ये निवासी हैं इसका नहीं जवाब करता, ये रहता है इस ढंग से कि यह संपूर्ण धर्म के अनुयायी इस देश में निवास करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। निवासी हैं ये थोड़ा सा जम नहीं रहा। आगे देख लेते हैं कौन सा सही होगा। उसको आजादी मांगते हैं, ये तो भाई पहले ही नहीं जम रहा हमको, है ना। भारत एक जनतांत्रिक देश, ये थोड़ा थोड़ा जम रहा है सर, लग रहा है कि ये आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग, तो भाई ये लग रहा है, यानी ये तो अब काट ही दो, ठीक है। अब उसे देशभक्ति का गहरा प्रेम है, ये चीज देखो। तो यहाँ पे ध्यान रखना मेरे भाई, भारत एक क्या है जनतांत्रिक देश है, ये लाइन भी सही लिखा हुआ है और हर एक चीज यहाँ पे सही है। भारत एक जनता का तंत्र वाला देश है, जनता जहाँ पे सब कुछ है,
इस बात को आप लोग मानते हो और इसका आंसर भी हमारा वही होगा, तो ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है व्याकुल शब्द में संधि बताइए। व्याकुल यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है, ये जो व्याकुल लिखा हुआ है शब्द में कौन सी संधि है? यन संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, अयादि संधि। फटाफट हर एक विद्यार्थी यहाँ पे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक बार दबा के लाइक दबा के शेयर करेंगे दोस्तों। आप सभी लोग डेली 7:30 बजे हमारे साथ लाइव जुड़े, 7 बजे लाइव जुड़े। और एक क्लास आपका थ्योरी का जो होगा वो मॉर्निंग में क्लास होगा, ठीक है, थ्योरी का जितना होगा, बाकी इवनिंग में आपका एमसीक्यू का क्लास चलेगा। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम बहुत ही जल्दी हम लोग यूट्यूब पे बता देंगे आपको। ठीक है, बस आप लोग रेगुलर देखते रहिए, चलिए रेगुलर पढ़ते रहिए, बस हमारा यही मकसद है। तो व्याकुल शब्द में कौन सी संधि है? तो व्याकुल शब्द में यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो भाई, व्याकुल को आप लोग तोड़ोगे, यहाँ पे देखो बीच में देखना करो। जब भी आप लोग संधि को पकड़ा करो तो बहुत तरीके से पकड़ा जाता है, इस चीज को आप लोग सीखोगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है व्याकुल में? देखो तो आप सबसे पहले तो एक चीज करो, यह भी आ रहा है, या भी आ रहा है ना, यह भी आ रहा है और या भी आ रहा है, इस चीज को समझो। तो देखो सबसे पहले अगर य और आ रहा है तो ध्यान दो, इसको विग्रह कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको विग्रह कर सकते हैं, है ना। क्या विग्रह करेंगे? वी जोर आकुल, है ना, वी जोर आकुल लिख सकते हैं ना भाई। क्या आ रहा है यहां पे? ई प्लस आ, बताना यहां पे क्या आ रहा है? ई प्लस आ, है ना। हाँ जी, ई प्लस आ हमारा क्या बना दे रहा है यहां पे? या। ध्यान रहे, तो यहां पे देखो दोस्तों, इतना आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक बात याद रखना, जब आप लोग पढ़ रहे हो सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना है। आपको व्यंजन संधि तो होगा नहीं, क्योंकि सर या और आ रहा है। देखो भाई, अयादि संधि 2 गो में या आता है। कहां पे 2 गो में या आता है? पहला मैं बताऊं, एक यण संधि में, दूसरा आप लोग ध्यान रखिएगा अयादि संधि में मेरे भाई। ठीक है, अयादि संधि में। अब आपको क्लियर करना है, अब आपको क्लियर करना है कि कौन सी संधि होगी। अब अयादि संधि हो या यन संधि हो, तो ये क्लियर होगा। यन संधि में आगे वाला वर्ड, कि आगे वाला वर्ड आधा है तो यन संधि मारना है, क्लियर है। अगर पूरा है तो आपको अयादि संधि मारना है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल इसका देता हूं, नयन, तो ये आपका कौन सा संधि है मेरे भाई? तो ये आप लोग बताइएगा अयादि संधि। अगर मैं बताऊं वही अत्याधिक, ये कौन सी संधि है? तो आप डायरेक्ट मारना, यहाँ पे या है, डायरेक्ट या है, मतलब कि आधे वाला वर्ड क्या है दोस्तों? आधा तो है, यानी यन संधि, डायरेक्ट। ये भी यन संधि का एग्जांपल है, अत्याधिक, है ना। ध्यान रखना, अधिक, है ना, ये सब चीजें आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोग यन संधि और अयादि संधि में अंतर समझ गए। ठीक है, सब चीज क्लियर होगा, पेशेंस बना के रखिए। चलिए अगला सवाल है, डुगडुगी पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है मेरे भाई? डुगडुगी पीटना मुहावरे का अर्थ क्या? सबको बताना, सबको समझाना, सबको दिखाना, सबको लुटाना। बहुत अच्छा सवाल है। डुगडुगी पीटना, डुगडुगी पीटो भाई, यानी कि सबको बता दो। डुगडुगी पीटना का मतलब देखो, पहले क्या होता था ना, पहले राजा महाराजा के समय में हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ये राजा महाराजा गांव में अगर कोई चीज बताना हो तो उसको बताने के लिए क्या करते थे? ढोलक पिटवाते थे, ढोलक पिटा करके बताते थे लोगों को, है ना। एक आदमी, हर एक गांव में अलग अलग आदमी को भेजा जाता था ढोलक के साथ, ढोलक पीटते थे ताकि लोग आकर्षित हो, आवाज सुनाई दे, ताकि राजा का कोई आदेश आया है जिसको हम लोग को पालन करना है, यानी कि वो डुगडुगी पीटते थे। इसका मतलब सबको बताना है यहाँ पे मेरे भाई। क्या करना है? सबको यहाँ पे बताना है। तो इस बात को आप लोग को क्लियर हुआ, यहाँ पे क्या करना है? सबको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि सेट का आपका लास्ट सवाल है। कहता है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे अशुद्ध शब्द कौन सा है भाई? आपको पता ही होगा, साफ साफ क्लियर पता लग रहा है भाई कि प्रसिद्ध हमारा गलत तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सब हमारा सही है। तो आंसर तो जो होगा वो हम बताएंगे कि यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रसिद्ध। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध। ये कुछ इस ढंग से लिखाता है, सबको पता है, क्लियर है। चलिए भाई, ये आपका कुछ आंसर शीट यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका आंसर शीट है ऑब्जेक्टिव का, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा ये चीज। और यहाँ पे और भी चीजें मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, जो आपको क्लियर दिखाई दे।
क्योंकि सॉल्यूशन वाली पीडीएफ जाएंगी ना आपको। हाँ भाई, ये ध्यान दे दो, ठीक है। ये चीज़ है आपकी, सारी डिटेल्स आपको लिखी हुई है, और भी कुछ है जो मैंने बताया है यहाँ पे, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।